अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 35 को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नहीं हाली प्लीज़ देखें, समझने की कोशिश करें। मैं नहीं आ सकती अभी। मैं सबसे क्या कहूँगी, आज कॉलेज भी नहीं गई मैं तो क्या क्या कर निकलूँ अब, वो रूहान से लहजे में बोली। मुझे चलाने की कोशिश कर रही हैं आप, बच्चा समझा हुआ है मुझे। मुझे पता है कि इस वक्त घर पर कोई नहीं है। आपकी बहन ने कॉलेज स्कूल गई हुई है, पापा ऑफिस और आपकी मम्मा आज दरस की क्लास लेने जाती हैं इस्लामिक सेंटर, जहाँ से शाम से पहले वो वापस नहीं आती। ये उन्होंने आपके घर में खुद हमें बताया था और अभी भी मैंने उनकी कार को घर से बाहर जाता हुआ भी देखा है। इसलिए बहानेबाजी बंद करें, जल्दी से बाहर आए, वरना मुझे इसी वक्त नकानामा लेकर आपके पापा के पास जाना पड़ेगा। उसके पास मुराद फैमिली की पूरी डिटेल मौजूद थी। सफ़ी ने बेसाता अपने दुखते हुए सर को दबाते हुए सोचा। ओके, मैं आ रही हूँ। वो बेबसी से आंसू पीते हुए बोली, डेट्स लाइक अ गुड गर्ल। और हाँ, अंदर अपने फ्रेंड्स से क्या कराइएगा कि आप शाम तक आएंगे। वो क्या है ना कि आज का ये बचा हुआ थोड़ा सा टाइम मैं आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। रात तक हम जा ही रहे हैं ना फिर। ओके, वो सरसराते हुए लहजे में बोला और सफीन ने गायब दिमागी से साइड लाया। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए तैयार होने के लिए चली गई। फिर पूरे 15 मिनट के बाद वो रेड कलर के लॉन्ग कोट के साथ ही स्याह जीन्स पहने सामने से आती हुई नजर आई थी। उसके नजदीक आते ही हालिब ने गेट अनलॉक करते हुए उसको अंदर बिठाया था और कार स्टार्ट कर दी थी। इस दौरान उनके बीच में कोई भी बात ना हुई थी। 1 घंटे की मुसाफत के बाद हालिब ने तकरीबन गैर आबाद इलाके में बने एक शानदार से घर के सामने गाड़ी रोकी थी। सफी ने ठटक कर चार तरफ नजर घुमा कर देखा था। ये हम कहाँ आ गए हैं हालिब? ये जगह तो शहर से काफी दूर है। और ये घर किसका है? वो घबराते हुए हालिब से पूछ बैठे थे। ये हमारा घर है। डैड ने यहाँ आने से पहले मुझे ताकीद की थी कि मैं यहाँ पर एक चक्कर लगाऊं, मगर मेरा आना ही नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपके साथ यहाँ पर आऊँ, थोड़ा हिसाब किताब करना था। मेरा मतलब है कि थोड़ी बातें बातें करेंगे ना, फिर कुछ देर में वापस चले जाएंगे। चले अब अंदर। वह हतर मुकदार अपने लहजे को नॉर्मल करता हुआ बोला था और सफीन वाकई ही बहुत मासूम थे, जो उसके जब में फंड्स का उस पर यकीन करते हुए यहाँ पर चली आई थी। यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हालिद पर इतना भरोसा करती थी, तब इसके साथ ही अंदर चली आई थी। हालिद ने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहला काम गेट को लॉक करने का किया था और सफीन को सारा घर दिखाता हुआ आहर में एक बेहद खूबसूरत से बेडरूम में लेके आया था, जहाँ उसने दीवार में फिट इलेक्ट्रिक आतिशदान को ऑन कर दिया था और बहकी हुई नजरों से सामने मौजूद सफीन को देखता हुआ उसके पास चलाया था, जो इधर से उधर घूम कर रूम का जायजा ले रही थी। हालिब उसके बेहद करीब आकर खड़ा हुआ था। तभी वो चौंक कर मुड़ी थी और हालिब को अपने इतने पीछे खड़ा देखकर वो सटपटा कर पीछे हुई थी, मगर हालिब ने सराइए से उसका बाजू पकड़कर दोबारा से अपने साथ लगा लिया था। सफीन के पास जो कि कैचे में बांधे हुए थे, हालिब ने अपने दूसरा हाथ पर आकर उन्हें खोल दिया था। सफीन उसकी हरकत पर घबराते हुए अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने लगे थे। ये ये क्या कर रहे हैं हालिब? आई थिंक हमें अब चलना चाहिए। वो घबरा कर बोलते हुए हालिब को दिखा देकर तेजी से दरवाजे तक पहुंची थी, लेकिन एक बार फिर से हालिब ने झटके से उसे दोबारा से खींच कर उसका कोट उतारकर दूर फेंका था। इतनी जल्दी भी क्या है मिसिस सफीन? हालिब शाह अभी तो आए हैं ना, चले जाएंगे। अभी तो मैंने आपसे अपना हक भी वसूल नहीं किया। बहुत शौक है ना आपको अपने इस खूबसूरत वजूद को गैर मर्दों के आगे पेश करने का, तो आज अपने शोहर के सामने कैसी शर्म। मुझे मेरा जायज हक लिए दिए बगैर आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और आपने तो कहा था कि मैं जानवर हूँ, तो आज इस जानवर का असली रूप भी देख लें। वो डर से पहले भी उसकी साकत आंखों को आंखें गाड़े बोला था। हालिब की आंखों से निकलती वहशत और सफीन के बाजू में बेबस होती हुई उसकी उंगलियां सफीन का सांस रोक गए थे। ये हालिब शाह का बदतरीन रूप था। काश वो इस पर भरोसा करके यहाँ ना आई होती, और आ ही गई तो इस वक्त उसके अंदर कोई ऐसी गैबी ताकत पैदा हो जाती जिससे वो पलक झपकते हुए हालिब के सामने से गायब हो जाती। मगर अभी उसके पास बस एक ही राह बची थी, उसे हालिब के आगे हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगनी थी। प्लीज हालिब, मुझे छोड़ दें। मैं आपसे अपने के हर लफ्ज की माफी मांगती हूँ। वो सब मैंने गुस्से में कहा था। उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मत दें प्लीज। प्लीज मेरे हालिब, मुझे छोड़ दे, ऐसा मत करें। वो हालिब के कदमों में बैठती हुई गिड़गिड़ा कर बोली थी, मगर आज उसकी मिन्नत समाज भी हालिब पर असर नहीं कर रही थी। शैतान पूरी तरह से हालिब पर गलबा पा चुका था। उसने झटके से सफीन को अपने सामने खड़ा करके उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था और उसे पकड़कर गुस्से में बेड पर फेंक दिया था। यह सब मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था माई डियर बीफी। मैंने तो आपको मौका दिया था ना, मगर आपने फिर मुझे धोखा दिया। और इतना वलवला करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। यह तो आपके माशरे में आम सी चीज है ना। यहाँ तो रोज ये सब कुछ होता है। फिर मैं कौन सा गुनाह करा? शोहर हूँ आपका, निकाह किया है आपसे, और अब
اپنا حق وصول کرا۔ آپ 18 سال کی ہو چکی ہیں، ایک بالغ لڑکی ہیں، دیکھیں نا یہاں بھی میری قسمت نے میرا ساتھ دیا، میں سب کام تھرو پراپر چینل کر رہا ہوں۔ آج میں آپ پر اپنے نام کی مہر لگانا چاہتا ہوں تاکہ کسی اور کے قریب جانے سے پہلے آپ کو یاد رہے کہ آپ میری امانت ہے، میری آپ پر صرف حلب شاہ کا حق ہے۔ ساتھ ہی آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ محبت میں دھوکہ دینے والے کو کیا ایسی سزا ملتی ہے۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا تیزی سے سفین کو جپٹتا، تبھی سفین زور سے چلائی تھی لیکن وہ اسے لمحوں میں بے بس کر گیا تھا، اس کی مضبوط گرفت میں پھڑپھڑاتی رہ گئی تھی۔ آج اس کی دلیری بھی اس کے کام نہیں آئی تھی۔ مزاحمت کے طور پر اس نے حالب کی گردن اور سینے کو اپنے لمبے ناخنوں سے کھرچنا چاہا تھا، مگر حالب کے زوردار تھپڑوں نے اس کا چہرہ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اس کی جنونی مان کی آنکھیں سفین کی مزاحمت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے وجود پر حالب کی وحشتوں کو سہتی کچھ ہی دیر میں آدمئی ہو چکی تھی۔ حالب اس وقت مکمل شیطان بنا ہوا تھا، بے رحم اور شفاق، جس نے لمحوں میں سفین کی ذات کے ساتھ ہی اس کے دل کے بھی کچی کچی کر کے بکھیر دیا تھا۔ سفین کے سماعت بصارت گواہی ان لمحوں میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بربریت کا یہ شیطانی کھیل نہ جانے کب تک جاری رہا تھا، سفین کا کچھ ہوش بھی نہیں تھا۔ پھر کتنی دیر بعد حالب نے اپنے طور پر سفین کو اس کی اصلی سزا دے کر کسی بے جان گڑیا کی طرح ایک طرف دھکیل دیا تھا اور خود فاتحانہ نظر سے اس کے دلکش چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ یہ تھی وہ سزا جو میں نے آپ کے لیے تجویز کی تھی، مجھے دھوکہ دینے کی سزا، مجھ سے بے وفائی کرنے کی سزا، محبت کا ناٹک مجھ سے اور ملاقاتیں کسی اور سے، ناٹ فیئر مائی ڈیئر بیفی۔ آپ شکر کریں کہ آپ کی بے شرمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی میں نے آپ سے نکاح کر لیا، عزت بنایا ہے اپنے، آپ کی طرح دھوکہ نہیں دیا، اگر تعلق بنایا ہے تو جائز تعلق بنایا، گناہ نہیں کیا، آپ کو اپنا نام دیا۔ آج کے بعد سے آپ ہمیشہ یاد رکھیں گی کہ آپ میری امانت ہے، سر سے پاؤں تک آپ پر بس میرا حق ہے۔ آج کا دن آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ میرے سوا کسی اور کا آپ کو چھونے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اس کمینے کو تو اب میں آپ کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ یہاں اس پیشانی کو چومتا ہے نا وہ، حالب نے آخری بات کہتے ہوئے غصے سے ایک اور تھپڑ سفین کے منہ پر مارا تھا۔ آئندہ وہ مجھے آپ کے ساتھ بھی نظر آیا نا تو جان نکال لوں گا آپ کی۔ ابھی تو میں نے اس بے غیرت کو اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے پہلے اصل سبق آپ کو سکھانا تھا، مگر آئندہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ کا تو میں آج سے بھی برا حشر کروں گا، اتنا برا کہ سوچ کر بھی آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ میرے جانے کے بعد آپ آزاد ہو جائیں گی، پاکستان جانے کے بعد بھی آپ کے لمحے لمحے کی خبر رکھوں گا میں، گاٹ اٹ؟ وہ صفاقت سے سفین کے بال مٹھی میں دبوچتا ہوا اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، مگر وہ شاید اب روتے روتے بھی تھک گئی تھی۔ تبھی حالب کا تھپڑ کھا کبھی اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں آیا تھا۔ وہ ساکت والی چھت کو گھرے جا رہی تھی۔ ایک پل کو حالب کو اس پر سچ مچ کسی بے جان گڑیا کا گمان ہوا تھا جس نے صفاقت سے توڑ موڑ کر پھینک دیا تھا، مگر پھر وہ سر جٹاتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ چلیں اب آپ کو واپس چھوڑ رہا ہوں، آپ کو یہاں لانے کا مقصد پورا ہو گیا، اور یہ اتنے صدمے میں کیوں ہیں آپ؟ ایسا بھی کیا ہوا ہے جو اتنا اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کو جھٹکے سے کھینچ کر اٹھاتا ہوا بولا تھا، اور وہ کسی ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح حالب کے سینے سے الگ گئی تھی۔ حالب نے اسے خود سے الگ کر کے اس کی بے حد خوبصورت آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں اس وقت کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ انجان نظر سے حالب کی شکل دیکھے تھی، پھر اس کی نظر صفی کے ہونٹوں پر پڑتی۔ اس کے ہونٹ کے کنارے سے نکلتے ہوئے خون کو حالب نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے سہم سمیت رگڑ ڈالا تھا، اور پھر بھی اس کے چہرے پر تکلیف کا کوئی بھی تاثر نہیں ابھرا تھا، جس پر وہ جھنجھلا گیا تھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے آپ کے یہ فضول ڈرامے دیکھنے کا، جلدی سے اٹھیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ اس طرح ایکٹنگ کر کے آپ میری ہمدردیاں نہیں سمیٹ سکتی۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے نا، یہ اس گناہ کی ایک چھوٹی سی سزا ہے، اس لیے ڈرامے بازی بند کریں۔ بے رحمی سے بولتا ہوا وہ سفین کو جھٹک کر پاس پڑی بھی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا تھا۔ اس کے بعد سے سفین بنا کسی ری ایکشن کے روبوٹ کی طرح حالب کی دی گئی ہدایتوں پر عمل کرتی رہی۔ اس کی کہی بھی ایک ایک بات پر وہ سپاٹ تاثر کے ساتھ سن کر عمل کرتے جا رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی گھر سے نکلنے سے لے کر باہر کار تک پہنچنے تک بھی وہ خاموش ہی رہے تھے۔ اس دوران اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گرا تھا۔ حالب اس کا یہ روبوٹک انداز دیکھ حیران ہوتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ سفین اب بھی کسی مجسمے کی طرح ساکت سیٹ پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ حالب بھی خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک خوبصورت سے چلڈرن پارک میں ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر وہ کنفیوز تھا، تو دوسرے کو اس کے ساتھ اپنے یہاں تک آنے کا تجسس پریشان کر رہا تھا، مگر وہ مشکل لب پیچھے ہوئے سیے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دن کا وقت تھا، بچوں کے اسکول کا ٹائم تھا، اس لیے پارک ویران پڑا ہوا تھا۔ کچھ لوگ سردی کی وجہ سے بھی پارک آنے میں پرہیز کر رہے تھے، حالانکہ دن میں برف باری تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، اور ملگجو سی دھوپ کی چمک چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کئی منٹ کچھ کہنے نہ کہنے کی کشمکش میں گزر گئے تھے، مگر آج کا دن
यहाँ उनके क़याम का आखिरी दिन था। इसी ख्याल से उसने हौसला करते हुए बात का आगाज़ किया था। मैं आपका सुबह से वेट कर रहा हूँ मेहरोसा, बहुत कुछ कहना है आपसे, मगर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। वो दरअसल मैंने कभी इससे पहले किसी लड़की के लिए ऐसा फील नहीं किया जैसा मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आई नो अभी आप कम उम्र है और इस उम्र में ये सब सोचना भी एक गलत अमर है, मगर मेरा मसला ये है कि मैं आज यहाँ से चला जाऊँगा। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेहरोसा कि मुझे आपसे बेहद मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत। जिस दिन से मैंने आपको देखा ना, मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ। ये फीलिंग बहुत ही खूबसूरत है यार। I just can't explain, but yes, it's love, true love। वो आंखें मूंदे हुए जस से बोला था। उसने दिल कड़ाक के अपने दिल का हाल अपनी जलपरी के सामने बयान कर ही दिया था, मगर उसकी पूरी बात सुनने के बाद मेरोसा हैरत से मुंह खोले उसकी शक्ल देखने लगे थे। रियली? आप मुझसे लव करते हैं जैसे स्नो वाइट से उसके शहजादे ने किया था? मेरोसा ने हैरत से आंखें फैलाते हुए पूछा था, और उसकी बात सुनकर पास बैठे हुए आदि का मुंह हैरत से खुल गया था। जी, स्नो वाइट? आदि के समय में नहीं आ रहा था कि वो क्या के। वो लोग तो हकीम को चिढ़ाने के लिए म्यूट स्नो वाइट सनम को कहते थे। बोले ना, सच में स्नो वाइट के शहजादे जैसा लव करते हैं। वाह, क्या आपको पता है मिस्टर आदिल स्नो वाइट को उसके शहजादे उसकी जादूगरनी माँ से बचाता है और फिर अपने साथ अपने शीश महल में लेकर जाता है। मुझे उनकी लव स्टोरी इतनी पसंद है कि मैं अब तक 73 टाइम्स ये मूवी देख चुकी हूँ। आपने स्नो वाइट की स्टोरी देखी है मिस्टर आदिल? वो हैरत से अपनी शक्ल देखते हुए आदि से बोले, जी 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 जी, मैंने देखी है मूवी, अच्छी है। वो कुछ हद तक अपनी हैरत छुपाता हुआ बोला था। वो समझ गया था उसकी मोहब्बत अभी तक बचपन की हदूद से बाहर नहीं निकली। सच? आई जस्ट कांट बिलीव दिस। आप मुझसे लव करते हैं। मैं सफीन को बताऊंगी, वो बहुत ही खुश हो जाएगी। आपको पता है सफीन को भी आपके फ्रेंड मिस्टर हालिब से ट्रू वाला लव हो गया है। वो रात दाढ़ी से आदि की तरफ झुककर बोली। अंदाज ऐसा था जैसे कोई बहुत ही बड़ा टॉप सीक्रेट मिशन उसके साथ शेयर कर रही हो, जिस पर आदि ने लब बीच कर अपनी मुस्कुराहट को रोके थे। मुझे पता है मेहरोसा, वो दोनों एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं और अब तो वो दोनों एक रिश्ते में बन चुके हैं। मोहब्बत मतलब कि मोहब्बत के रिश्ते में। क्या आप मेरे साथ मोहब्बत के रिश्ते में बांधना चाहेंगे मेहरोसा? आदि ने आंखों में आंस लिए मेहरोसा से पूछा, जिसने जोरों शोर से आसपास में सर हिलाया था, मगर तब भी अचानक से चेहरा परेशानी के तासरात आ गए थे। मगर मिस्टर आदिल, सनम कहती है कि मैं अभी बहुत ही छोटी हूँ। हालांकि 3 मंथ पहले मेरी 17वीं बर्थडे हुई है और आपको पता है कि मेरी सनम और सफीन की बर्थडे एक ही डेट पर होती है, बस मंथ डिफरेंट है। मेरी बर्थडे इन दोनों के 3 मंथ्स पहले होती है। मेरोसा ने बड़े फर्ज से बताया था। तभी आदि को उसके लिए हृदय गिफ्ट याद आए थे। उसने अपने पास बेंच पर रखा हुआ शॉपिंग बैग उठाया। ओह, आई विश मैं आपसे पहले मिला होता तो आपकी बर्थडे पर मैं भी यहाँ पर होता, बट कोई बात नहीं, ये लें, ये मेरी तरफ से आपके लिए आपका बर्थडे गिफ्ट। प्लीज मना मत कीजिएगा, मैंने बहुत ही दिल से ये आपके लिए लिया था। मैं तो आज यहाँ से चला जाऊंगा। मैं ना सही, मेरा तोहफा तो आपके पास होगा ना। और हाँ, इस बैग में कार्ड भी है जिसमें मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप जब दिल चाहे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आदि ने एक बड़ी शॉपिंग सा बैग मेहरोसा के हाथ में थमाते हुए कहा था और मेहरू वो गिफ्ट देखते खुश हो गई थी। मिस्टर आदिल, थैंक्स फॉर द गिफ्ट, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है सच। वो बैग लेकर खुशी खुशी बोल थी, मगर एक बार फिर अचानक ही अफसुदगी से बैग की तरफ रखते हुए मुंह लटका कर बैठ गए। क्या हुआ मेहरोसा, आप उदास क्यों हो गई हैं? आदिल ने उदास बैठी मेहरोसा से इस्तफसार किया। मैं उसकी वजह से अपसेट हूँ मिस्टर आदिल, वो बैग की तरफ इशारा करते बोले। आदिल ने बागौर उसके उतरे चेहरे समेत सरतापा उसका जायजा लिया था। इस वक्त वो बेहद क्यूट एंड इनोसेंट छोटी सी बच्ची लग रही थी। छोटी जल पड़ी? दिलचस्पी से मिरोसा का जायजा लेते आदि के कान में अचानक फहीम की आवाज गूंजी और एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गए थे, जबकि उसकी नजरों से बेनियाज मेहरोसा उसके सामने होंश मुंह लटकाए बैठे थे। मेहरोसा, मुझे सब मेरे अपने आदल नहीं बल्कि आदि कहते हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे मिस्टर आदल के बजाय आदि कहेंगे तो। और आपकी इस वजह से कोई उदास है, ये आपके लिए बहुत ही दिल से लाया हूँ। प्लीज आप उसको रख लें तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। क्या आप चाहती हैं कि यहाँ से मैं मायूस होकर वापस चला जाऊँ? आदि ने आस पड़े लहजे में कहा था और मेरोसा एक नजर को देखकर नफी में सारी हिलाने लगे थे। तो प्लीज आप ये रख लेना ताकि मैं यहाँ से खुशी खुशी से वापस चला जाऊं। आदि ने बैग मेरोसा के गोद में रखा था और मेरोसा ने एक नजर उसको देखकर बैग थाम दिया था। फिर कुछ सोचते हुए वो शॉपिंग बैग में मौजूद सामान उसके सामने ही निकाल कर अपने बड़े से स्कूल बैग में रखने लगी थी। आदि ने महसूस होकर उसकी हरकत देखी। मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है आदि, मगर घर में सबको क्या बताऊंगी, इसलिए ये सब बैग में रख रही हूँ ताकि कोई देख ना ले। घर जाकर मैं इन सब चीजों को अपने लॉकर में रख दूंगी, क्योंकि
हमारी सनम जो है ना बहुत ही डेंजरस है, उसने देख लिया ना तो मेरी खैर नहीं। आप अभी उसको जानते नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रिक है। ये देखते ही कहेगी मेरोसा ये सब क्या है, किसने दिया तुम्हें ये, पता है ना किसी अजनबी से कोई गिफ्ट नहीं लेते, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें लोगों का पता नहीं है, ये दुनिया बहुत ही बुरी है, यहाँ के लोग बहुत कम है, ये सब किस से लेकर आई हो, जाओ वापस करके आओ। अब मैं आपको ये वापस करने पाकिस्तान थोड़ी ना जाऊंगी, और आप मुझसे ट्रू वाला लाभ भी तो करते हैं ना, तभी मैंने आपके से ये गिफ्ट ले लिया। मगर ये बात मैं अभी सना को नहीं बता सकती, तभी ये सामान बैग में रख लिया। वह राजदारी से दोबारा उसकी तरफ झुककर मुंह बनाते हुए सनम की एक्टिंग करके बताने लगी थी, और आदि जो कब से उसकी फेशियल एक्सप्रेशन पर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था, बात के इत्मीनान पर खुद को रोक नहीं पाया और जोर से कहकर लगाकर हंस दिया था। वाकई मेरोसा अभी बिल्कुल बची थे। फिक्र मत करें, वो आपसे कुछ भी नहीं कहेगी अगर आप मेरी उनसे बात करवा दें। वैसे भी मुझे काम है उनसे, क्या आप उन्हें यहाँ पर बुला सकती हैं? आदि अब रकीब के लिए रास्ता आसान करा था, आहर उससे इतनी बड़ी रकम वसूल की थी, कुछ तो हक अदा करना ही था ना। सनम सा काम है, मगर क्या? आदि आप नहीं जानते, वो वैसे तो बहुत ही शरीफ है, मगर लड़कों के मामले में बहुत ही खड़ूस है, पता है ना। वो लड़कों से बुरी तरह से एलर्जिक है, इसलिए किसी भी लड़के से बात करते वक्त ना वो ऐसी होती है जैसी अभी उसका खून कर देगी। वो अपनी दोनों आंखें फैलाकर एक हाथ से उसके दिल में नादीदा चाकू मारती हुई बोलती, और आदि उसके मासूम से अंदाज पर दोबारा हंसने लगा था। दोनों हाथों की मुट्ठी पर अपना चेहरा टकाए वो मुस्कुराती हुई नजर से इस छोटी जलपरी को देखते हुए उसकी इन मासूम अदाओं को अपनी आंखों के रास्ते दिल में जज्ब कर रहा था, जिसकी चमकती हुई नीली आंखें एक्सप्रेशन के साथ ही छोटी बड़ी हो रही थी। डोंट वरी मेहरोसा, आप फिक्र मत करें, ये बताएं कि आप उन्हें बुला सकती हैं यहाँ पर कुछ देर में? आदि ने एक बार फिर से कहा था। आई ट्राई। वो अकेली कॉलेज भी मुश्किल से आती है, आज तो सफीन और आयशा भी नहीं आई। सफीन को तो कल से तबीयत ही खराब है और आयशा भी उसकी वजह से नहीं आई, ऐसे मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। मेरोसा परेशानी से बोली, मगर आप ट्राई तो करें। वो अभी बस ये था। ओके, मैं कॉल करती हूँ। उसकी 1 बजे क्लास होती है, लाई अपना सेल दे। मैं स्कूल सेल लेकर नहीं आती, उससे सेल लेकर बोली। आदि तो खामोशी से अपना सेल उसके हाथ में दे दिया था, वह अनजाने में उसका काम आसान कर रहे थे। मगर ये बात इस पगली को कौन समझाता? मगर वो मेरे नंबर से कॉल पिक कर लेंगे? आदि ने मेरोसा से पूछा। आप चुप रहे ना, पहले से मुझे उससे डर लग रहा है, इस तरह से टोकते रहेंगे ना तो मैं कॉल नहीं करूंगी, वो सब वार्न करते हुए बोले। आदि उसकी धमकी पर फौरन होठों पर उंगली रखकर बैठ गया था, और मेरोसा शरारती हुई नजरों से उसको देखकर अपने स्कूल बैग से डायरी निकालने लगी थी, जिसमें उसने सबके नंबर नोट किए थे। उसे नंबर्स बिल्कुल भी याद नहीं होते थे, इसलिए उसने अपने मोबाइल के साथ सबके नंबर अपनी छोटी सी डायरी में लिखे हुए थे, ताकि स्कूल आने जाने के दौरान किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए उनको इस्तेमाल कर सके। उसने डायरी से देखकर तेजी से सनम का नंबर मिलाया और कॉल लगाकर दूसरी तरफ से कॉल पिक होने का वेट करने लगे। सनम ने काफी बहस के बाद भी कॉल पिक की थी, और मेहरोसा को यकीन था कि अनजान नंबर होने की वजह से वो कॉल उठाते हुए हिचकिचा रही होगी। हेलो सनम, तुम कहाँ हो? घर के लिए निकल रही हो ना? ठीक है, फिर जल्दी से मेरे स्कूल के पास जो चिल्ड्रन पार्क है ना, वहां पर आ जाओ, मैं वहीं पर हूँ। तुम प्लीज मुझे पिक कर लो ना यहाँ से। मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगी ना, तुम बस आ जाओ जल्दी से। अच्छा ओके। मेहरोसा ने जल्दी से बात खत्म करके सेल वापस आदि को पकड़ाया था, और खुद सामने लगे सीसा पर जाकर बैठ गई। आदि आ जाए जल्दी से यहाँ, उसे इशारे से अपने पास बुलाने लगी थी। आदि जो कि रमकीन को मैसेज करके उसे इस पार्क का पता देकर जल्दी से जल्दी पार्क आने का कह रहा था, मेरोसा की चाहती हुई आवाज सुनकर मुस्कुराते हुए सेल जैकेट में रखकर मेरोसा की तरफ बढ़ गया। वो उसके सामने सीसा के दूसरे पलड़े पर जाकर बैठ गया था। उसके बैठते ही मेरोसा की तरफ वाला पलड़ा ऊपर की तरफ उठ गया था। ओ, आप तो बहुत ही भारी है, मैं पूरी ऊपर उठ गई, अब नीचे कैसे आऊं? उस पर तो बैलेंस भी नहीं बनेगा। उठे आप, हम वहां से सामने चलते हैं, स्लाइडिंग करेंगे। वो सामने लगी स्लाइडिंग की तरफ इशारा करते बोलती। उसकी बात सुनता आती एक्साइटेड होकर अचानक सीसा से उठकर खड़ा हुआ, और नतीजन मेरोसा एक झटके से डाउन होकर नीचे फर्श पर जा गिरी थी। आदि घबराकर जल्दी से उसके पास पहुंचा, मगर फर्श पर गिरी हुई जोर जोर से रोती मेरोसा आदि को बुखलाहट में मुबतला कर गए थे। ये आपने क्या किया? मुझे फेंक दिया, बहुत गंदे हैं आप, बात नहीं करूंगी मैं आपसे। मेरोसा ऊपर झुके आदि को पीछे दिखा देते हुए बोलती, जो उसको उठाने के इरादे से झुककर सहारा देने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाह रहा था, मगर मेहरोसा ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया था और खुद उठ खड़ी हुई थी। आदि अचानक पड़ी हुई अफ्ताब पर परेशान होकर आ गया था। आई एम सॉरी मेहरोसा, प्लीज, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरे उठते ही आप गिर जाएंगे। सॉरी प्लीज, दिखाएं कहाँ पर लगी है? वो उसका हाथ पकड़कर घूम घूम कर चारों तरफ से देखने लगा था, कहीं नहीं लगी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अब मैं जा रही हूँ, वह मुंह बसोड़ते हुए बोली थी। आदि बुरा फंसा था,
बनती बात बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी। वो अपना बैग उठाती पार्क के बाहर जाने लगी थी। मेहरोसा, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, आई एम सॉरी। स्नो वाइट अपने शहजादे से इस तरह से नाराज नहीं होती जैसे आप होकर जा रही हैं। प्लीज मुझे माफ कर दें, गलती हो गई है मुझसे, प्लीज। वो रिक्वेस्ट करता हुआ उसके सामने जा खड़ा हुआ था और मेहरोसा ने रुककर एक नाराज नजर सामने खड़े हुए आदि पर डाली, फिर अपना मुंह बनाकर बोले, हाँ क्या तो आप ठीक रहे हैं। स्नो वाइट अपने शहजादे से नाराज तो नहीं होती, मैं भी नाराज नहीं होंगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। पहले प्रॉमिस करें कि जो मैं कहूंगी वही करेंगे। मेरोसा के सामने अपना नन्हा सा हाथ फैलाकर बोली थी, वाह आदि, क्या वक्त पड़ा है तुझ पर। ये छोटी सी जल परी अब तेरे सामने शर्तें भी रखेगी। मुस्कुराकर ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए आदि ने उसके फैले हुए हाथ पर अपना मजबूत हाथ रख दिया।